आज का जो विषय या मुद्दा है आदर्श आचार संहिता। तो वैसे इसके बारे में बात करते हैं। ये आचार संहिता होती क्या है? किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक यह जारी रहती है। अब इसमें मजे की बात यह है ना कि आम मतदाता तो यह जानता तक नहीं कि आखिर आदर्श आचार संहिता किस बला का नाम है। ऐसे में बहुत से सवाल मुंह उठाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे लागू कौन करता है, इसके नियम कायदे क्या क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सवाल होते हैं जो आम जनता के जहन में आते हैं। तो पहले बात करते हैं, होता क्या है आदर्श आचार संहिता। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल तथा वोटर्स मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। चुनाव की इस आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं या आजमाते हैं। जो भी हो, जैसे कहते नहीं कि कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेदभाव सभी प्रकार के। ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं मेन मेन। पहला क्या है, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दूसरा, दरअसल ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना या रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या न करें। 1962 में लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद सन 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें। गौरतलब यह है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, जिससे इसमें कुछ सुधार की भी प्रक्रिया चलती रहे। अब करते हैं क्यों पड़ी इसकी जरूरत, है ना। आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी? एक जमाना हुआ करता था जब चुनाव के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थी। लाउड स्पीकर्स का कान फोड़ू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएं भी आम थी। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिस्सा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनाव में शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है
और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग को यह अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के SR बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। सन 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आदर्श आचार संहिता की क्या क्या विशेषता है। अब जैसे भारत में होने वाले चुनाव में ना अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं। वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस भी दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके विज्ञापन भी नहीं किया जा सकता। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई भी अपील करने पर पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक कराने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी और इसकी इजाजत भी नहीं होती है। अब चलते हैं, बात करते हैं इसमें कि आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का क्या नजरिया है। इस मुद्दे पर देश की आला अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यहां सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार भी लागू होती है। अब इसमें क्या क्या गाइडलाइंस और तकनीकें हैं, ये क्या क्या होता है इसमें ये बताया गया। जैसे सी विजिल जो होता है, को विजिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहाँ हुआ इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक आईडी दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है। यह तो बात हुई इस ऐप के फायदों की, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि नफे के साथ साथ नुकसान भी जुड़ा होता है। इसी के मद्देनजर इस ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने के भी इंतजाम किए हैं।
आप अगर कहीं भी डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर से या गूगल पे सर्च कीजिए सी विजिल, स्मॉल CVIGIL। अब यह एक ऐप है, यानी यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट का समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फोटोज या वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते। हाईटेक होने की दौड़ में सीविजिल ऐप के अलावा चुनाव आयोग ने और कई एडवांस तकनीकों को भी अपनाया है। इनमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेट कॉन्टैक्ट सेंटर सुविधा, सुगम इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैटल आदि शामिल है। अब चलते हैं इसमें कुछ और भी देख लेते हैं आगे की राह क्या क्या है। वैसे देखा जाए तो आदर्श जो आचार संहिता में सब कुछ चमकीला ही दिखाई देता है, लेकिन यह देखने में आया है कि इसके लागू हो जाने के बाद 1.5-2 महीने तक सरकारी कामकाज ठप पड़ जाते हैं। क्या कारण? इसके बार बार होने वाले चुनाव के कारण प्रशासन तो प्रभावित होता ही है, भारी मात्रा में पैसे की भी बर्बादी होती है। हमारे देश भर में साल भर में कहीं न कहीं तो चुनाव होते ही रहते हैं इसीलिए सन 1999 विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देश भर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। अभी कुछ समय पहले भी विधि आयोग देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर ड्राफ्ट पेश कर चुका है। इसके अलावा भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाकर अपने मेंबर्स के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करें, जिस पर विधानमंडल और संसद के भीतर एवं बाहर अमल होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश सरकार किसी न किसी तरीके से जरूर करती है। यदि चुनाव आयोग कड़ी निगाह न रखे तो वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने के अधिकार भी होते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग FIR दर्ज करा सकता है या उम्मीदवारी पर रोक लगा सकता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, जिससे और बहुत सी चुनाव सुधारों का रास्ता खुलता है। देखा जाए तो हर चुनाव के साथ हमारी डेमोक्रेसी में और निखार आ जाता है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की कोशिशों के साथ देश के नागरिकों की भी यह जवाबदेही है कि इसे सफल बनाए। धन्यवाद।